मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसे हम रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसके 12वें भाग पर दृष्टि डालेंगे। अभी तक हम 11 भाग पढ़ चुके हैं, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संकरण। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या होता है, जो कि आपकी पुस्तक में 4.6 पर दिया हुआ है। उसके बाद हम संकरण के प्रकार देखेंगे, क्या कितने प्रकार के होते हैं, है ना। और ये आपकी पुस्तक में 4.6.1 पर दिया हुआ है, तो इन्हें अवश्य वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए। संकरण CH4NH3H2O जैसे बहुपरमाणुक अणुओं की विशिष्ट ज्यामिति आकृतियों को स्पष्ट करने के लिए पॉलिंग ने परमाणु कक्षकों के संकरण का सिद्धांत प्रस्तावित किया। ठीक है, जो बहुपरमाणुक अणु होते हैं, जैसे कि मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, है ना, CH4NH3H2O, इन जैसे बहुपरमाणुक अणुओं की जो विशिष्ट ज्यामिति है, जो ज्योमेट्री है, जो ज्यामिति आकृतियों को स्पष्ट करने के लिए पॉलिंग ने परमाणु कक्षकों के संकरण का सिद्धांत प्रस्तावित किया। ठीक है, पॉलिंग के अनुसार परमाणु कक्षक संयोजित होकर समतुल्य कक्षकों का समूह बनाते हैं। इन कक्षकों को संकर कक्षक कहते हैं। ठीक है, पॉलिंग के अनुसार जो परमाणु कक्षक हैं वह संयोजित होकर समतुल्य कक्षकों का समूह बनाते हैं, और इन कक्षकों को हम संकरण कक्षक कहते हैं। आवंत विरचन में परमाणु शुद्ध कक्षकों के स्थान पर संकृत कक्षकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जब आवंत बनता है तो आवंत विरचन में परमाणु शुद्ध कक्षकों के स्थान पर ये जो संकृत कक्षक हैं इनका प्रयोग करते हैं। इस परिघटना को हम संकरण कहते हैं। लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों के आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनः वितरण द्वारा समान ऊर्जा तथा आकार वाले कक्षकों को बनाने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। ठीक है, क्या लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों के आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनः वितरण द्वारा समान ऊर्जा तथा आकार वाले कक्षक, ठीक है, मतलब जो लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक थे वह आपस में मिलकर जो ऊर्जा है उसका पुनः वितरण करेंगे और समान ऊर्जा तथा आकार वाले कक्षकों को बनाएंगे, और इस बनाने की प्रक्रिया को हम संकरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कार्बन का एक 2s कक्षक तथा 3 2p कक्षक संकरण द्वारा 4 नए sp3 संकरण कक्षक बनाते हैं। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब देखेंगे संकरण के महत्वपूर्ण लक्षण। ठीक है, संकरण के मुख्य लक्षण इस प्रकार है। पहला, संकर कक्षकों की संख्या संकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, मतलब जितने कक्षक संकरण की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं उतने ही संकर कक्षक हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए संकर कक्षकों की संख्या संकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। दूसरा, संकर कक्षक सदैव समान ऊर्जा तथा आकार के होते हैं। ठीक है, तो संकर कक्षक होते हैं हाइब्रिड, मतलब संकरण के बाद जो हमें कक्षक मिलेंगे तो वह संकर कक्षक सदैव समान ऊर्जा तथा आकार के होते हैं। तीसरा, संकर कक्षक स्थायी आवरण बनाने में शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं। ठीक है, जो संकर हैं, जो संकर कक्षक हैं वह स्थायी आवरण, है ना, ज्यादा स्टेबल या स्थायी आवरण बनाने में शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं। तभी तो हमने संकर कक्षकों का निर्माण किया, है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो जो शुद्ध कक्षक है उन्हीं से हम पाबंद बना सकते थे। ठीक है, चौथा, संकर कक्षक स्थायी व्यवस्था पाने के लिए त्रिभुज में विशिष्ट दिशाओं में निर्देशित होते हैं, इसलिए संकरण का प्रकार अणु की ज्यामिति दर्शाता है। ठीक है, जो संकर कक्षक है वह स्थायी अवस्था पाने के लिए त्रिभुज में कोई विशिष्ट दिशाओं में निर्देशित निर्देशित होते हैं, इसलिए जो संकरण का प्रकार है वह अणु की ज्यामिति दर्शाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो अब हम देखेंगे संकरण की मुख्य परिस्थितियां। ठीक है, पहला, परमाणु के संयोजकता कक्ष के कक्षक संकरित होते हैं। ठीक है, जो परमाणु के संयोजकता कक्ष हैं, कक्ष के जो कक्षक हैं वही संकरित होते हैं। संकरित होने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। जो जिन कक्षकों की को संकरित होना है ना, तो उन कक्षकों की ऊर्जा जो ऊर्जा है वह लगभग समान होनी चाहिए। ठीक है, संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन आवश्यक नहीं है ना। संकरण या फिर हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉन है उनका उत्तेजन होना आवश्यक नहीं है ना, बिना उत्तेजित भी हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि केवल अर्धवृत्त कक्षा की संकरण में भाग ले, कभी कभी संयोजकता कक्ष के पूर्ण वृत्त तथा खाली कक्षक भी संकरित हो सकते हैं। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि जो अर्धवृत्त कक्षक है वही संकरण में भाग ले, कभी कभी संयोजकता कक्ष के जो पूर्ण वृत्त तथा खाली कक्षक भी संकरित हो सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो चलिए अब हम देखेंगे संकरण के प्रकार।
ठीक है, जो कि आपकी पुस्तक में 4.6.1 पर दिए हुए हैं, है ना। संकरण के कई प्रकार होते हैं, जैसे sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, इसके आगे भी बहुत होते हैं। आज हम sp संकरण, sp2 संकरण पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम sp संकरण के बारे में देखते हैं। नाम से ही पता चल रहा है s और p, तो यहाँ हमारे पास s कक्षक होगा, p कक्षक होगा। इस प्रकार के संकरण में एक s तथा एक p कक्षक संकृत होकर दो समान sp संकर कक्षकों का निर्माण करते हैं, है ना। हमने देखा है कि संकरण में हम क्या करते हैं, दो लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों को लेते हैं, है ना, और उन्हें और उन्हों को उनको संकृत करके, है ना, मतलब दो समान कक्षक, दो लगभग समान ऊर्जा वाले हमने कक्षक लिए, है ना, और उन्हें मिलाकर फिर से ऊर्जा का दोबारा से वितरित किया, है ना। और दो, मतलब जैसे s और p है ना, हमने एक एक कक्षक लिया, तो अब हम दो sp संकर कक्षकों का निर्माण करेंगे जिनकी जो ऊर्जा और आकार है वह समान होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के संकरण में हम एक s तथा एक p कक्षक संग्रहित होकर दो समान sp संकर कक्षकों का निर्माण करते हैं। z अक्ष पर संकरण कक्षकों को पाने हेतु sp संकरण के लिए s तथा pz कक्षक उपयुक्त होता है, क्योंकि हमें z अक्ष पर संकरण कक्षकों को पाना है, इसलिए sp संकरण के लिए s तथा pz कक्षक उपयुक्त होते हैं। प्रत्येक sp संकर कक्षक में 50% s लक्षण तथा 50% p लक्षण होता है, ठीक है, क्योंकि sp संकरण है जिसमें एक s और एक p लिया है ना। तो इसलिए प्रत्येक जो sp संकर आएगा उस कक्षक में 50% s लक्षण होगा तथा 50% p लक्षण होगा। यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कक्ष के कक्षक sp संकरित होते हैं तथा दो परमाणुओं में आवंत बनाते हैं तो अणु की रेखिक ज्यामिति होती है ना। यदि किसी अणु में जो केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कक्ष के कक्षक sp संकरित होते हैं, कौन से sp संकरित होते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है जब वह sp होता है तथा दो परमाणु में से आवंत बनाते हैं, तो जो अणु की जो ज्यामिति है वह रेखिक होती है ना। इस प्रकार के संकरण को हम विकर्ण संकरण भी कहते हैं, विकर्ण संकरण भी कहते हैं, ठीक है। कब, जब जो किसी अणु में जो केंद्रीय परमाणु है उसकी संयोजकता कक्ष के कक्षक sp संकृत होते हैं, याद रखना sp संकेत, तो जो उसकी ज्यामिति होती है वह रेखिक होती है, और इस प्रकार के संकरण को हम विकर्ण संकरण भी कहते हैं, ठीक है। चलो अब देखो sp संकरण वाले अणुओं के उदाहरण, ठीक है। पहला है BeCl2, है ना, बेरिलियम क्लोराइड, जो BeCl2, इसमें हमारे पास एक बेरिलियम और दो क्लोरीन के परमाणु हैं। तलस्थ अवस्था में Be का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 होता है ना। जो ग्राउंड स्टेट है तलस्थ अवस्था में, जो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह 1s2 2s2 होता है। उत्तेजित अवस्था में एक 2s इलेक्ट्रॉन रिक्त 2p कक्षक में Be के द्विसंयोजकता के कारण प्रोन्नत या फिर प्रमोट हो जाता है ना। तलस्थ अवस्था में जो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह 1s2 2s2 होता है, और उत्तेजित अवस्था में एक 2s इलेक्ट्रॉन रिक्त 2p कक्षक में प्रवेश कर जाता है ना। बी के द्विसंयोजकता के कारण प्रोन्नत हो जाता है। एक 2s कक्षक तथा एक 2p कक्षक संकरण होकर दो sp संकर कक्षक बनाते हैं, है ना। हमारे पास 1s2 था और 2s2 था। अब 2s2 में दो इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 2s में दो इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, उसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन था वह 2p कक्षक में चला गया, तो हमारे पास 1s2 2s2 1s2 2s और 2p कक्षक है ना। तो जो 2s कक्षक और 2p कक्षक है वह संग्रहित होकर दो sp संकर कक्षक बनाते हैं। ये 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये जो कक्षक है वह 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। प्रत्येक sp संकर कक्षक क्लोरीन के 2p कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन द्वारा दो BeCl सिग्मा आवंत बनाते हैं, है ना। पहले तो देखो बेरिलियम के 2s और 2p कक्षक ने मिलके दो sp संकर कक्षक बनाए, है ना, और इनके बीच में जो कोण है वह 180 डिग्री है ना। और फिर प्रत्येक sp संकर कक्षक क्लोरीन के 2p कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन द्वारा दो BeCl सिग्मा आवंत बनाता है ना, जैसे अभी हम इस चित्र 4.10 में देखेंगे। देखो, हाँ देखो ये है एक सिग्मा, देखो ये S और ये P, है ना। ये S और P कक्षक जो है 2s और 2p कक्षक मिलके sp संकर कक्षक बनाएंगे, जिसकी जो ज्यामिति है वह क्या होगी, रेखिक होगी, है ना। और फिर ये जो sp संकर कक्षक है ना, ये बेरिलियम का है, तो B ये क्लोरीन के 2p कक्षक से, है ना, देखो ये क्लोरीन के 2p कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन करते हैं, है ना। तो ये बेरिलियम है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, तो क्लोरीन के 2p कक्षक से जो अक्षीय अतिव्यापन करते हैं, जिससे B और Cl के बीच में सिग्मा आवंत बनता है
है ना। तो ये जो पहली चित्र है वह एस तथा पी कक्षकों द्वारा sp संकर कक्षकों का निर्माण है, और जो दूसरा है वह BeCl2 रेखिक अणु का विरचन है। ठीक है, इतना समझ आ गया तो हम आगे चलते हैं। चलो अब देखेंगे sp2 संकरण। अभी हमने sp संकरण देखा, हम sp2 संकरण देखेंगे। ठीक है, संकरण के इस प्रकार में एक s कक्षक तथा दो p कक्षक संकरित होकर तीन समान sp2 संकरण कक्षकों का निर्माण करते हैं, है ना। वहां पे एक s और एक p कक्षक मिलके दो sp संकरित कक्षक बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें sp2 है तो यहाँ पे हमारे पास एक s कक्षक तथा दो p कक्षक संकरित होकर तीन समान sp2 संकर कक्षकों का निर्माण करते हैं। वहां पे एक s और एक p मिलके दो sp बना रहे थे, यहाँ पे एक s और दो 2p कक्षक मिलके, मतलब एक s और दो p कक्षक मिलके हमें तीन sp2 संकर कक्षकों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए हम BCl3 के अणु को देख सकते हैं। तो BCl3 के अणु में केंद्रीय बोरॉन परमाणु की तलस्थ अवस्था विन्यास 1s2 2s2 2p1 होती है। ठीक है, BCl3 में जो बोरॉन परमाणु है उसकी जो तलस्थ अवस्था है, ग्राउंड स्टेट है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1 होता है। अब उत्तेजित अवस्था में एक 2s इलेक्ट्रॉन रिक्त 2p कक्षकों में प्रोन्नत हो जाता है ना। हमारे पास क्या था, 1s2 2s2 2p1, है ना, तलस्थ अवस्था में। अब जब उत्तेजित अवस्था होती है तो उत्तेजित अवस्था में एक 2s इलेक्ट्रॉन, ये जो एक 2s इलेक्ट्रॉन है वह 2p कक्षक में प्रोन्नत या फिर प्रमोट हो जाता है ना। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, जिससे परिणाम स्वरूप बोरोन में तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जो बोरोन है उसमें तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, कौन से, एक 2s तथा दो 2p, एक 2s तथा दो 2p कक्षक संकृत होकर तीन sp2 संकर कक्षक बनाते हैं। ठीक है, जो एक 2s तथा दो 2p कक्षक है वह संकृत होकर तीन sp2 संकर कक्षक बनाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे sp2 में हम एक s और दो p कक्षक लेंगे, है ना। तो देखो s प्लस px प्लस pz, है ना। तो एक s लिया और दो p कक्षक हमने लिए, है ना, और इनका हमने संकरण कराया। तो कुछ इस प्रकार से s प्लस p हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये s हो गया, है ना, ये वाला एक p हो गया और एक ये वाला p हो गया। तो s प्लस px प्लस pz, ठीक है, तो मिलके कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बोरॉन का, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। इनके बीच में जो कोण होगा वह कितना, 120 डिग्री का होगा। तो हमारे पास तीन sp2 संकर कक्षक मिल जाएंगे, है ना। तो ये जो sp2 संकर है ये क्लोरीन के p कक्षक के साथ कुछ इस प्रकार से आबंध बनाएगा, है ना। तो ये हो गया बोरॉन, ठीक है, ये क्लोरीन और एक ये क्लोरीन और एक ये क्लोरीन। ठीक है, ये सब बोरॉन के साथ एक एक सिग्मा आबंध बनाएंगे, है ना। तो BCl3 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यह चित्र 4.11 जहाँ पे sp2 संकर कक्षकों तथा BCl3 अणु का निर्माण होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने संकरण के बारे में पढ़ा कि संकरण क्या होता है, जो कि आपकी पुस्तक में 4.6 पर दिया हुआ है, तो वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद हमने संकरण के प्रकार, है ना, अभी हमने दो ही प्रकार देखे, एक sp और एक sp2। sp में हम एक s और एक p कक्षक लेते थे, है ना, और उससे दो sp संकृत कक्षक का निर्माण करते थे, है ना। और sp2 में हम एक s और दो p कक्षक लेते हैं, जिससे हम तीन sp2 कक्षक बनाते हैं, है ना, संकृत कक्षक बनाते हैं। और ये आपकी पुस्तक में 4.6.1 में है, तो अवश्य वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगले भाग में हम संकरण के प्रकार, है ना, इसके बाद और भी संकरण है ना, sp के बाद sp2 है, sp3 है ना, उन पे चर्चा करेंगे जो आपकी पुस्तक में 4.6.1 पे है। उसके बाद हम sp3 sp2 तथा sp संकरण के अन्य उदाहरण, है ना, इसके कौन कौन से उदाहरण और हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। और ये आपकी पुस्तक में 4.6.2 पर दिए हुए हैं, तो इसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।